तो आप सबका नमस्कार। इस नए वीडियो में आज के वीडियो का टॉपिक है राहु केतु का रहस्य या राहु केतु का विज्ञान। इस वीडियो की फरमाइश एक्चुअली पंडित अभिलाष चौबे मुंबई इन्होंने की है बेसिकली। तो इन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या आप राहु केतु को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाओगे। मैंने बोला हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने R&D की और मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो मैं ये वाले वीडियो में प्रेजेंट करता हूँ। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या किसी चीज़ पे R&D करना हो तो मुझे कमेंट में बोल दो, मैं एक पूरी रिसर्च करके आपके लिए अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली राहु केतु का जो टॉपिक है ये रहस्यमय टॉपिक है। एक्चुअली वो रहस्यमय नहीं है, बल्कि उसको हमने ही रहस्यमय बनाया है बेसिकली, क्योंकि हमने बचपन से राहु केतु के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी है कि वो एक राक्षस या दुष्ट आत्मा होंगे। एक्चुअली मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे मन में उसकी नेगेटिव इमेज थी, बट धीरे धीरे मुझे जब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती गई तो मेरा उनके प्रति एक्चुअली रिस्पेक्ट बढ़ गया बेसिकली। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप देखोगे तो आपका नज़रिया भी बदल जाएगा राहु केतु के लिए। एक्चुअली राहु केतु और नवग्रह इनके बारे में यजुर्वेदा में 3-4 हज़ार साल पहले लिखा गया था। यजुर्वेद के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। ये सारे ग्रह आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वो ग्रह है एक सूर्य, चंद्र यानी मून, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी, बृहस्पति यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, शनि यानी सैटर्न और एक राहु केतु। अब हमारे जो न्यू जनरेशन है जिनको वेदास के बारे में पता ही नहीं, उनको ये लिस्ट देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि ग्रह यानी ऐसी चीज़ जो सन का चक्कर लगाते हैं। अब देख पा रहे हो ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सन और मून कहाँ से आ गया, चंद्र और सूर्य कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली बात ऐसे है कि वेदास के अनुसार ग्रह यानी ऐसा एक खगोलीय पिंड होता है जो धरती की परिक्रमा करता है। बेसिकली वेदास के अनुसार ग्रह के डेफिनेशन में सन नहीं है बल्कि धरती अपनी अर्थ है। तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने इन सब ग्रह सूर्य, चंद्र इनको भी इंक्लूड कर दिया। बेसिकली उस टाइम मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि उस टाइम बेसिकली लोगों को ये पता नहीं होगा कि धरती ये सूर्य का चक्कर लगाती है। उस टाइम के लोगों को आसमान में दिखता होगा कि कुछ तो चमकने वाली चीज़ है जो धरती का चक्कर लगा रही है, बट उनको एक्चुअली पता नहीं होगा कि चीज़ें है क्या। अब धरती पे जो जीवन है उस पर सन और मून का तो इफेक्ट पड़ता है, वो तो हमको पता ही है। तो वो लोगों ने ये मान लिया कि आसमान में जितनी भी चीज़ें ये घूमती है ये सारे अपने जीवन को अफेक्ट करती है, और इसीलिए उन्होंने नवग्रह में ये 9 प्लैनेट्स डाल दिए। अब नवग्रह में जो पहले 7 ग्रह है वो तो समझ में आते हैं, बट ये राहु केतु जो है ये आसमान में कहाँ दिखते हैं, कभी आपने सोचा? यहाँ पे देखोगे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इसमें भी राहु केतु नहीं है। एक्चुअली ये दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं होता। अब जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो उसको नवग्रह में कैसे डाल दिया। तो वेदास के अनुसार राहु केतु ये ऐसे अदृश्य और रहस्यमय ग्रह हैं जो दिखते नहीं पर वो होते हैं आसमान में, और वो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं और हम वो इफ़ेक्ट फील कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ उनको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताना था। अभी हम ग्रहण और ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बट उस टाइम के लोगों को ग्रहण कैसे होता था ये पता ही नहीं था। उनके लिए ग्रहण यानी कोई संकट या विपदा आने समान था। अब उनको लगता था कि कोई तो मायावी शक्ति है जो सन को खाने की कोशिश कर रही है, बट वो दिखाई नहीं देती। अब जो है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा राहु केतु। अब उन्होंने बेसिकली 2 नाम रखे, क्योंकि एक्चुअली ग्रहण ये 2 टाइप से लगता है। एक तो मून जब नॉर्थ साइड में जाता है तब लगता है, और एक तो मून जब साउथ साइड में जाता है उस टाइम में लगता है।
अभी राक्षस का कंसेप्ट एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं था, बल्कि उस टाइम की जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन थी, ग्रीक हो गई, चाइनीज़ हो गई, बैबिलियन, ये सब में था कि कोई तो मायावी शक्ति है जो ग्रह को, सन को खा रही है। अब चाइना में ये स्टोरी है ग्रहण की कि ग्रहण के टाइम में ड्रैगन सन को खा जाता है और फिर वो ये ग्रहण निकालने के लिए पूजा पाठ करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पूजा पाठ करते हैं। अब उस टाइम का जो वैदिक ज्ञान होता था वो बेसिकली ऋषि मुनि लोग जो है वो कहानी के रूप में आने वाले बच्चों को या आने वाले जनरेशन को बताते थे। बेसिकली उनका मेन था कि ये सब चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें, वो जल्दी समझ में आए। तो ऋषि मुनियों ने इसकी कहानी एक्चुअली ऐसे बनाई कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम में अमृत निकला था, ऐसी चीज़ जिसे पी के आप अमर हो जाओगे। तो सब देवता लाइन से बैठे थे, तो उसमें राहु नाम का राक्षस भी बैठ गया और उसने छल कपट से अमृत पी लिया। जब सूर्यदेव और चंद्रदेव को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। बट राहु ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए वो मरा नहीं, वो जिंदा ही था, क्योंकि वो अमर है ना बेसिकली। तो राहु को, केतु को वैसे ही अंतरिक्ष में, स्पेस में घूमने के लिए छोड़ दिया। और ये घूमते घूमते, अभी कहानी ऐसी कि घूमते घूमते जब भी सूर्य और चंद्र के पास आता है तो उनको खाने की कोशिश करता है, उनको निगलने की कोशिश करता है। बट राहु की बॉडी तो कटी हुई है, इसलिए वो उनको खा नहीं पाता। इसलिए ग्रहण जो है, ये ग्रहण कुछ टाइम के लिए लगता है और बाद में निकल जाता है। तो ये स्टोरी एक्चुअली हमारे वेदास में लिखी गई है। एक्चुअली स्टोरी के कई सारे वर्जन हैं। साउथ में जो स्टोरी है उसमें ऐसा है कि उसमें राहु को बेसिकली सांप समझा है, बेसिकली कि सांप खाने की कोशिश करता है और वो खा नहीं पाता क्योंकि कटा हुआ है। अब ये सांप की स्टोरी को चाइना की स्टोरी के साथ कंपेयर करोगे तो चाइना में ड्रैगन है, हमारे यहाँ सांप है। बेसिकली बात तो एक ही है। अब मेरे ख्याल से हुआ होगा कि चाइना में अपनी इंडिया की स्टोरी वहाँ पे गई होगी राहु केतु की। जो चाइना वाला ड्रैगन है वो अपना राहु ही होगा। अब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे का साइंटिफिक मीनिंग देखते हैं। बेसिकली यहाँ बताया है कि सारे जितने भी ग्रह थे, ये ग्रह, इन सारों ने अमृत पी लिया था। इसका मतलब ये सारे ग्रह अमर थे, ये मरने नहीं वाले हैं। और अमृत राहु केतु ने भी पी लिया था, तो इसका मतलब राहु केतु भी नहीं मरेगा। अब इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राहु केतु रहेगा, यानी तब तक राहु केतु ये सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही कई हज़ार सालों तक राहु केतु का नाम बदनाम होते रहा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे ऋषि मुनि ये सब चीज़ों को साइंटिफिकली देखने लगे, उनको समझने लगे। इन चीज़ों को समझने में सबसे बड़ा योगदान था वो आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट एक महान भारतीय मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के सिद्धांत आज भी फॉलो होते हैं। उनके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आज भी क्लास 10th 12 को पढ़ाए जाते हैं। उनको ये समझ में आ गया कि भाई ये राक्षस कुछ है नहीं, बल्कि ये ग्रहण जो लगता है, ये मून जब एक आसमान में पर्टिकुलर पोजीशन में जाता है तभी वो लगता है। उन्होंने उस पोजीशन का नाम राहु रखा। और बेसिकली आसमान में से 2 पोजीशन होती हैं, एक का नाम उन्होंने राहु रखा और एक का नाम उन्होंने केतु रखा। क्योंकि जो मैंने बताया था, क्योंकि एक बार ग्रहण कब लगता है, ग्रहण जब मून एक तो नॉर्थ में जा रहा हो, एक तो साउथ में जा रहा हो, इसलिए ऐसे 2 पोजीशन होते हैं। उसका नाम उसने राहु रखा और केतु रखा। और बेसिकली ये जो पोजीशन होते हैं ये आसमान में एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ग्रहण मेरे नॉर्थ साइड में हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जो ग्रहण होगा मेरे साउथ में होगा। मैं राहु केतु की पोजीशन आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, वो अपना स्काई सिमुलेटर में। तो आर्यभट्ट एक्चुअली ये राहु केतु की पोजीशन ये नक्षत्र के हिसाब से लिखने लगे। तो उनको ये पता चला कि ये जो राहु केतु की पोजीशंस है ये स्काई में फिक्स नहीं है, ये हर साल इनकी पोजीशन बदलती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सन को ले लो तो एक साल में सन ये नॉर्थ टू साउथ घूमता है, बट अगर साल के एंड में देखोगे तो सन उसी पोजीशन पे होता है।
जिस पोजीशन पे वो लास्ट ईयर में था। बट राहु केतु के केस में ऐसा नहीं है। राहु केतु की पोजीशन जो है वो शिफ्टेड होते हैं और हर साल ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते रहते हैं और इनको पूरा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में इनको 18 साल लगते हैं। अब जो ग्रह की डेफिनेशन है, अब ग्रह का मीनिंग बेसिकली क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो धरती की परिक्रमा करती है, अर्थ का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनको दिखा कि ये जो चीज़ है बेसिकली वो जो पॉइंट है, बेसिकली राहु केतु ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो बेसिकली उनको लगा कि ये जो पॉइंट है राहु और केतु, ये जो पोजीशन है बेसिकली ये धरती का चक्कर लगा रही है, इसीलिए उनको अदृश्य और रहस्यमय ग्रह बोलते हैं, क्योंकि धरती का चक्कर लगा रही है ना, और इनके कारण ही ग्रहण होता है। अब बेसिकली आर्यभट्ट जी को ग्रहण, अब जितने भी ग्रहण होते थे वो सारे ग्रहण नोट डाउन करते थे। उनको एक पैटर्न दिख गया था सारे ग्रहण में, और वो पैटर्न था वो वापस रिपीट होता था। अब बेसिकली ये बात नहीं है कि सिर्फ आर्यभट्ट को ये पैटर्न पता था, एक्चुअली वेस्टर्न लोगों को भी पैटर्न पता था। वेस्टर्न में इस पैटर्न को सारोस साइकिल बोलते हैं, और ये पैटर्न से एक्चुअली आर्यभट्ट ने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया था कि जिससे कि ग्रहण का प्रेडिक्शन कर सके। बट वेस्टर्न लोगों का फार्मूला अलग था और आर्यभट्ट का फार्मूला अलग था। तो बेसिकली आर्यभट्ट को ग्रहण का मैथमेटिक्स समझ गया था कि ग्रहण कैसे काम करता है। आर्यभट्ट के मैथमेटिकल सिद्धांत और फार्मूलेज इतने एक्यूरेट थे कि 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट गुलामेले गेंटिल, इन्होंने आर्यभट्ट जी के सिद्धांत को परखने की कोशिश की। उन्होंने आर्यभट्ट के फॉर्मूले के हिसाब से 30 अगस्त 1765 को जो चंद्र ग्रहण होने वाला था उसका टाइम निकाला, और जिस टाइम वो चंद्र ग्रहण हुआ और जो आर्यभट्ट के कैलकुलेशन से निकाला हुआ टाइम था वो पास में एग्जैक्ट था, बस उसमें सिर्फ 40 सेकंड का अंतर था। तो आप इससे आप देख सकते हो कि आर्यभट्ट के फॉर्मूले कितने एक्यूरेट थे। मीन्स 2000 साल बाद ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने जब टेस्ट किया वो तब भी वो फॉर्मूला एक्यूरेट था। हम इसी से देख सकते हैं कि आर्यभट्ट कितने महान इंसान थे, और इसीलिए जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था उसको आर्यभट्ट का नाम दिया गया है। अब जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले में और एक्स और वाई होते हैं, वैसे आप समझ सकते हो कि ये जो ग्रहण का फॉर्मूला है इसमें राहु केतु ये वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपको ग्रहण की मैथमेटिक्स समझनी है तो आपको राहु केतु को समझना ही पड़ेगा। वो समझने के बाद ही आप ग्रहण को अच्छे से समझ पाते हो। अब ये जो राहु केतु की ज्योमेट्री है उसको एनिमेशन से अच्छे से समझते, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब राहु केतु को समझने के लिए हम नासा का ये सिमुलेटर यूज़ करते हैं। इसमें आप किसी भी प्लैनेट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इस सिमुलेटर में एक्चुअली सिमुलेशन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए एक स्लाइडर दिया है, उसका आप कम ज़्यादा करके ये सिमुलेशन फास्ट इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम अर्थ को स्टडी करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इसने एक्यूरेटली अर्थ भी दिखाया है और उसके आजू बाजू में जो सैटेलाइट्स और जो भी चीज़ें घूम रही है स्पेस में वो भी दिखाई। अब ज़रा देखो हमने कितना कचरा करके रखा है अर्थ के आजू बाजू में, कचरा ही कचरा है। एक काम करते अभी मून को देखते हैं। ये मून का व्यू देखोगे, हाँ ये आपको मून इसने दिखाया, और मून के एक अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है, लूनार रिकॉन्सेंसस ऑर्बिटर। हाँ बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये नासा ने भेजा है एक्चुअली मून को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमको राहु केतु को स्टडी करना है ना, हमको वो इक्लिप्स सेक्शन में देखना होगा। ये ऐसे हमको राहु केतु नहीं समझेगा। ये सिमुलेटर का इक्लिप्स वाला सेक्शन देखते हैं हम, वहाँ पे राहु केतु होगा इक्लिप्स वाले सेक्शन में।
यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ इसने ये इसका इक्लिप्स व्यू है। यहाँ आपको दो सर्कल्स के प्लेन दिखेंगे। एक में एक्चुअली मून घूम रहा है एक सर्कल में, और एक सर्कल में अर्थ घूम रही है सन के अराउंड। ये जो अर्थ का प्लेन है उसको इक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे आप मून का प्लेन देखोगे ना, ये एक्चुअली ये थोड़ा सा टिल्टेड है, जो कि अर्थ का इक्लिप्टिक प्लेन है उससे। ये टिल्ट एक्चुअली ये टिल्ट जो है ये 5 डिग्री का टिल्ट है बेसिकली। और ये जो टिल्ट है बेसिकली, इसके कारण ये जो मून का जो प्लेन है वो अर्थ के इक्लिप्टिक प्लेन को ये 2 पॉइंट पे कट करता है, 1 2। और ये जो 2 पॉइंट्स है इनको ही एक्चुअली राहु केतु बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको लूनार नोड्स बोलते हैं, असेंडिंग नोड्स और डिसेंडिंग नोड्स। अब ये जो व्यू है ना, इसको अच्छे से एक अलग डायग्राम से समझते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक्चुअली ये जो बॉटम में जो जाली दिख रही है बेसिकली, इसमें अर्थ घूम रही है। इसको आप अर्थ का इक्लिप्टिक प्लेन समझ सकते हो। और ये जो पिंक सर्कल है बेसिकली, ये पिंक सर्कल में, ये वॉयलेट सर्कल में बेसिकली मून घूम रहा है। ये मून का प्लेन है जो कि अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अब देखोगे कि ये जो मून का प्लेन है वो टिल्टेड है एक्चुअली 5 डिग्री पे। ये थोड़ा सा टिल्ट है इसमें, इस वाले प्लेन में। और ये जो प्लेन है ये एक्चुअली अर्थ के इक्लिप्टिक प्लेन को ये 2 पॉइंट में कट करता है, यहाँ। ये जो 2 पॉइंट है इसका ये नाम राहु केतु है बेसिकली, और इंग्लिश में उसको लूनार नोड्स, असेंडिंग नोड्स या डिसेंडिंग नोड्स बोलते हैं। अब जैसे अर्थ ये सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ये 2 पॉइंट भी ये धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते हैं। अब वैसे देखा जाए, अब देखोगे ये एनिमेशन डायग्राम, तो मून ये महीने में 2 बार राहु केतु को कट कर रहे हैं, बट हर बार ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि ग्रहण की कंडीशन है कि सन, मून, अर्थ और राहु केतु ये एक लाइन में होने चाहिए। ये देखो, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो कंडीशन है बेसिकली ये ग्रहण की कंडीशन है। इसमें सन, मून, अर्थ और राहु केतु ये स्ट्रेट एक लाइन में है। ये जिस टाइम ऐसे कंडीशन आती है उसी टाइम ग्रहण लगता है। और बेसिकली ये राहु केतु पॉइंट भी घूमते रहते हैं, इसलिए हर टाइम में कंडीशन नहीं आती। यहाँ आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ये 2 पॉइंट्स भी घूम रहे हैं बेसिकली। इसीलिए इसका रीज़न है कि जब पूरा 1 साल होता है तो राहु केतु ये अपने लास्ट ईयर के पोजीशन पे नहीं होते, ये थोड़ा सा शिफ्टेड होते हैं। और बेसिकली पूरा 18 साल होने के बाद ये जो पॉइंट हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि राहु केतु का ऑर्बिटल पीरियड ये 18 साल का है। अब इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये 18 साल का बेसिकली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि अगर ग्रहण आसमान में इस पोजीशन में हुआ तो उस पोजीशन में अगले 18 साल तक कोई ग्रहण नहीं होगा, वहाँ पे अगला ग्रहण 18 साल बाद ही होगा। ये जो 18 साल वाली फैक्ट है ना, ये मैं आपको नासा का जो डेटा है बेसिकली, ये 100 साल का ग्रहण का डेटा मैं उससे वेरीफाई करता हूँ एक्चुअली। अब ये मेरे पास एक एक्चुअली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट को मैंने विकिपीडिया से लिया है। मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ। ये वाली आप लिस्ट देख पाओगे, इसमें ये जितने भी 21st सेंचुरी में जितने भी ग्रहण होंगे वो सारों का डेटा इसमें है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने एक इक्लिप्स डेट कैलकुलेटर बनाया है बेसिकली। यहाँ पे देखोगे एक कैलकुलेटर है बेसिकली। कैलकुलेटर कैसे है, ये मैं जो भी ग्रहण की डेट सेलेक्ट करूँगा ना, ये उसमें 18 साल 11 दिन ये प्लस माइनस करके दे देगा बेसिकली माइनस करेगा तो ये बताएगा कि पिछली बार ग्रहण कब हुआ था, और जब हम प्लस करते 18 साल 11 दिन तो बेसिकली बताया था कि फ्यूचर में ग्रहण कब आएगा। अब बेसिकली 11 दिन ये फिक्स नहीं है, ये 10 दिन भी हो सकता है और 11 दिन भी हो सकता है। ये जो फार्मूला अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, एक्यूरेट फार्मूला नहीं है बेसिकली ये। अब एक काम करते हैं, अभी जो ये साल जो ग्रहण होने वाला है, ये इस साल 8 अप्रैल 2024 को ग्रहण लगने वाला है, हम उसको ही पहले चेक करते हैं। हाँ,
यहाँ पे देखोगे मैंने 8 अप्रैल 2024 को मैंने क्लिक किया बेसिकली, तो यहाँ उसने प्लस माइनस करके दे दिया, 2 डेट दे दी। एक डेट दी उसने 29 मार्च 2006 और एक डेट दी उसने 18/4/2042। अभी हम चेक करते कि सच में ये जो डेट दी है इसमें ग्रहण हुआ था या नहीं हुआ था। हाँ, तो यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ आप लिस्ट में देखोगे कि मार्च 29 2006 को ग्रहण हुआ था। तो बेसिकली कैलकुलेटर ने ये डेट एक्यूरेट दे दी। अभी नेक्स्ट डेट चेक करते हैं, जो 18 अप्रैल 2042 की डेट थी वो करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे देखोगे एक्चुअली ये डेट 18 अप्रैल 2042 को ग्रहण नहीं होगा, तो इसके हिसाब से ग्रहण अप्रैल 20 2042 को होगा। तो बेसिकली वही है, बेसिकली ये प्लस माइनस चलता है, 1-2 दिन प्लस माइनस होते हैं। तो अगला ग्रहण जो लगेगा इसके हिसाब से ये अप्रैल 20 2042 को लगेगा। हम इसमें और कोई डेट चेक करते हैं। एक काम करते हैं, 2 अगस्त 2027 को लेते हैं, 2 अगस्त 2027। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे 2 डेट्स देगा। एक डेट है 23 जुलाई 2009 और एक है 12 अगस्त 2045। ये दोनों डेट चेक करते हैं कि इसमें ग्रहण लगा था या नहीं लगा था। पहले चेक करते हैं 23 जुलाई 2009। हाँ, यहाँ आप देखोगे कि 23 जुलाई को ग्रहण नहीं लगा था, 22 जुलाई को ग्रहण लगा था। अब वही है, एक प्लस माइनस 1 दिन होता है बेसिकली। तो बेसिकली जुलाई 22 को ग्रहण लगा था, ठीक है, ये 1 दिन चलता है प्लस माइनस। हाँ, अब उसने और एक डेट दी थी 12 अगस्त 2045। उसको चेक करते कि उस टाइम में ग्रहण लगा था या नहीं लगा था। हाँ, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि उसने करेक्टली 12 अगस्त 2045 को दिखाया बेसिकली। तो बेसिकली ठीक है, ये कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेट काम करता है। तो 12 अगस्त 2045 को ये ग्रहण लगा। तो बेसिकली तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो जो था कि राहु केतु 18 साल कंप्लीट लगाते हैं, पूरा अपना चक्कर पूरा करने में ये प्रूव होता है बेसिकली। यानी अगर जिस पोजीशन में ग्रहण हुआ तो वो पोजीशन में अगले 18 साल तक कोई ग्रहण नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रहण जो होगा वो 18 साल बाद ही होगा। और ये 18 साल जो प्लस माइनस करते हैं, इससे हम अगला फ्यूचर में ग्रहण कब होगा इसका प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ राहु केतु का साइंस समझ गया होगा बेसिकली। ये राहु केतु बेसिकली ये ग्रहण का जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उनके वेरिएबल्स ही है बेसिकली। अब मेरे ख्याल से ठीक है, मैं अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस साल का जो सूर्य ग्रहण होगा वो कैसे होगा और राहु केतु आसमान में कहाँ होंगे वो दिखाता हूँ। तो राहु केतु की पोजीशन देखने के लिए वही अपने स्काई सिमुलेटर में जाते थे जो मैंने नक्षत्र की वीडियो में यूज़ किया था। इस साल एक्चुअली 8 अप्रैल 2024 को ग्रहण होगा, बट वो हमारे इंडिया में नहीं दिखेगा, वो अमेरिका और यूरोप में दिखेगा। तो मैं इस सिमुलेटर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का लोकेशन सेट करता हूँ बेसिकली। आप देखोगे यहाँ पे तो दिन है एक्चुअली, क्योंकि हमारा उल्टा है ना। हाँ, यहाँ मैंने सिमुलेटर में अभी 7 अप्रैल की डेट सेट की है। यहाँ आप देखोगे कि मून, यहाँ पे देखो ये मून दिख रहा है, ये मून अभी इक्लिप्टिक लाइन के नीचे है। यहाँ पे देखो ये जो मून दिख रहा है ना, ये इक्लिप्टिक लाइन के नीचे है मून अभी। अब मैं धीरे धीरे इस सिमुलेटर के घंटे बढ़ाता हूँ। अब जैसे मैं घंटे बढ़ाऊँगा ना, आप देखोगे मून है, ये मून ऊपर ऊपर जा रहा है, वो जो लाइन के इक्लिप्टिक लाइन के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन में ग्रहण जो होगा वो केतु पोजीशन में, क्योंकि मून ये साउथ टू नॉर्थ ऊपर जा रहा है बेसिकली, नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे केतु पोजीशन में बेसिकली। अब 8 अप्रैल आ गया, यहाँ देखोगे ये मून धीरे धीरे ये सन के पास पहुँचा, यानी जो केतु पोजीशन है वहाँ पहुँचा। अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली अब देखोगे स्क्रीन पे तो हमारा ग्रहण लग चुका है, अभी ये ग्रहण लग गया है। धीरे धीरे सन जो है वो मून कवर करते जा रहे हैं। अब ये जो पोजीशन है बेसिकली, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ना ग्रहण की, यही केतु पोजीशन है, इसको ही केतु बोलते हैं बेसिकली। अब देखोगे मून, देखोगे वो
एकदम इक्लिप्टिक लाइन के सेंटर में, यानी मून जो है वो भी इक्लिप्टिक प्लेन क्रॉस कर रहा है बेसिकली। अब ये क्रॉस करके नॉर्थ साइड उस साइड में जाएगा बेसिकली। अब ये जो केतु की पोजीशन है, अब ये जो पोजीशन है जिस पोजीशन में, अब ये जो पोजीशन है जिसमें ग्रहण लगा है उसको इंग्लिश में लूनार नोड्स बोलते हैं, असेंडिंग नोड्स और डिसेंडिंग नोड्स। और ये जो नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी में इनको राहु केतु बोलते हैं। या देखो कि मैं अभी घंटे बढ़ा रहा हूँ बेसिकली, तो मून अभी ऊपर गया है बेसिकली। मून अभी ऊपर गया बेसिकली। अब जो आपने पोजीशन देखी ना केतु की बेसिकली, तो बेसिकली ऐसा होता है कि अब ये जिस पोजीशन पे ग्रहण लगा उस पोजीशन पे अगले 18 साल तक कोई ग्रहण नहीं होगा। मीन्स जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, इस पोजीशन में अगला ग्रहण जो होगा वो 2042 में होगा बेसिकली। तो ये है वो 18 साल का लॉजिक और राहु केतु का लॉजिक। तो बेसिकली राहु केतु वही है कि राहु केतु ये जो ग्रहण का मैथमेटिक्स है, इसके इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स है, इनके बगैर आप ग्रहण को स्टडी नहीं कर सकते हो। और देखा जाए तो हमने राहु केतु को फालतू में बदनाम करके रखा है कि राहु केतु ये कोई तो भयंकर आत्मा राक्षस है और इसमें जो इंसान की लाइफ ख़राब होती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है बेसिकली। ये राहु केतु ये बेसिकली साइंटिफिकली राहु केतु ये ऐसे होते हैं। तो ठीक है, मैं अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको राहु केतु की कहानी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना। तो बाय, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में। और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो मुझे आप कमेंट कर दो, मैसेज कर दो। मुझे वैसे भी R&D करना अच्छा लगता है, मैं आपके लिए एक मस्त टॉपिक लेके आऊँगा। तो चलो बाय।